एजाज देखें ना, फिर बात तो वहीं खड़ी है ना, यानी कि मसला तो रिजॉल्व नहीं हुआ। एक एम्बिग्विटी थी कि ईरान के पास एटम बम है या नहीं, वो पहले से डिनाई करते आ रहे थे। ये बजिद थे कि है, उन्होंने उसको कर लिया हुआ है, इतना इनरिच, जितना एटम बम जिससे बन सकता है। अब जंग होने ख़त्म हो गई, जंग मुसल्लत की गई। पहले ईरान ने उसका जिस तरह जवाब भी था जवाब दिया है, अमेरिका ने भी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आज भी जो वजह अनाद है वो वहीं पे खड़ी हुई कि उनका इसरार है कि जो है वो अगर दोबारा करेंगे तो फिर करेंगे। तो ये इसी तरह जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ था और उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, उसमें भी आज भी पाकिस्तान का पानी भी बंद है और कश्मीर के मामले का मामला भी वहीं खड़ा है। और बल्कि इंडिया तो आप कह रहा है कि मैं हम थर्ड पार्टी की सालसी नहीं मानेंगे। तो मुस्तकिल जो ख़तरात हैं दुनिया के ऊपर किसी भी वक्त तीसरी जंग के बादल जो मंडला रहे हैं उसी तरह से मंडला रहे हैं। इंटरनेशनल जो कज़िए हैं वो उसी तरह से खड़े हुए हैं। और ये जो आर्जी सीज़ फायर हैं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जब तक बोन ऑफ कंटेंशन मौजूद होती है किसी भी वक्त, आप देखें पाकिस्तान का 2016, 2019 और फिर अब 2025 में 3 दफ़ा इंडिया के साथ जो है बड़े पैमाने पे जंग होते होते रह गई, और इस दफ़ा तो बहुत सीरियस हालात हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे तनाज़ात, इंटरनेशनल तनाज़ात, बैनुल-अक़वामी बरादरी बैठ के हल नहीं करती तो ये तो आर्जी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और अपने अपने क्लेम्स हैं, और इन्हीं क्लेम्स और अपनी जगह पे जो बदगुमानियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये यानी कि एक ख़तरा है मुस्तकिल दुनिया के अमन के लिए। और जिस बात की ज़रूरत है वो यही है कि इस डिप्लोमेसी को इतना बढ़ाया जाए कि इन मसाइल का कोई सलूशन निकले, जिनकी वजह से आए दिन जंग के लिए हालात ख़राब होते हैं। तो खैर एजाज़, आप बता रहे थे चाइना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसी से लिंक करते हैं। स्टार्ट हमने कर लिया। हमें देखें, हमने अपने शो में पहले जिक्र किया था ना कि पाकिस्तान की लीडरशिप डेफिनेटली इस आला सतही मीटिंग के बाद जो ट्रंप से हो रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप भी जो है वो चाइना जाएगी और वहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि एक सफ़बंदी हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अमेरिका के साथ जो है कोई अपने मामलात आगे बढ़ाएं, कोई पींगें डालें और अपने दरीना दोस्त चाइना को उस बारे में एतमाद में ना लें। तो अब खबर क्या है? आसिफ, चीन में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के 2 अहम प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकातें हो रही हैं। एक जो सबसे अहम प्लेटफॉर्म है जिसकी आज गैदरिंग हो गई, उसके ऊपर मैं बाद में तफसील से बताता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी उसमें शरीक थे। पाकिस्तान के DGSI भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, वो शरीक थे, और भारत के अजीत डोवल भी शरीक थे। ये मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा जो हैं, ये भी इनकी भी अलग से एक मीटिंग हो रही है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह आमने सामने होंगे। तो मैंने इस हवाले से वजारत ख़ारजा में नंबर डायल किए कि पता करूं कि चीज़ें पहले से जो इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तान इंडिया की, वो भी पहले से डिसाइड हो जाती होती हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं वो खुद कर लेते हैं डिसाइड किए बगैर भी, लेकिन इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं ये पहले से डिसाइड होती हैं। तो मैंने पूछा कि कोई मीटिंग साइड लाइन्स पे इम्कान है? उन्होंने कहा जी कोई मीटिंग तय भी नहीं है और हमने कोई इस तरह की मूव भी नहीं की हुई, ना उधर से कोई मूव है ना हमारी तरफ से मूव है। तो अब ज़रा ये दोनों जो साहिबान हैं, राजनाथ सिंह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आप दोनों का अगर प्रोफाइल देखें तो दोनों अपने अपने मुल्क में राइट विंग कंजर्वेटिव जाने जाते हैं। यानी कि राजनाथ सिंह, आपको पता है राजनाथ सिंह भारत के वज़ीर दाखिला भी, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बड़े पुराने सियासतदान हैं। तो राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान के बारे में मनफी बात करते रहते हैं, और हमारे ख्वाजा आसिफ जो हैं ये भी राइट विंग कंजर्वेटिव हैं कि ये भी हिंदुस्तान के बारे में कंजर्वेटिव बात करते रहते हैं। लेकिन चीन भी वहाँ पर मौजूद है। आप देखें, चीन वो मुल्क है जिसने ईरान और आसिफ सऊदी अरेबिया को आपस में बिठा दिया था, और चीन चाहता है कि पाकिस्तान और भारत भी आपस में बैठें ताकि ये मसला हल हो। आसिफ, मेरी इतलात के मुताबिक इस जो दौरा है DGSI का, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इनका, इसमें खाली अमरीकी जो दौरा है उसके ऊपर एतमाद में नहीं लिया जा रहा, बल्कि इस पे और भी चीज़ें हैं। SCO के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स
वो भी इकट्ठे हुए हुए हैं चीन में। और हिंदुस्तान से अजीत दोवल, जो कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो भी आए हुए हैं और उन्होंने तकरीर की है एक, जिसमें ज़ाहिर है हिंदुस्तान का एक अपना नैरेटिव है टेररिज्म के हवाले से, लश्कर-ए-तैयबा, वो जो कालादम तंजीमें हैं, जो जिन्हें पाकिस्तान ने भी कालादम करार दिया हुआ है, उनके बारे में उन्होंने तकरीर की है। और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक जो हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने भी तकरीर किया है, जो कि बताया गया है इनकी तरफ से मेरी इत्तलात के मुताबिक कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने ऊपर होने वाली जो जारियत है वो ख़त्म की है और पाकिस्तान ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। तो मुझे अभी तक तो नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान कोई इनफॉर्मल मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि दोनों के दरमियान इनफॉर्मल राब्ता ज़रूर मौजूद है, फ़ोन के ऊपर राब्ता मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बड़ा अच्छा मौका है कि ये हाथ भी मिलाएँ और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी राजनाथ से, जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे हाथ मिलाएँ। वो तो शायद मुश्किल ही मिलाएँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों मिलाएँगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो एजाज़, आप क्या समझते हैं कि जो अभी ईरान की और ये जो सीज़ फायर हुआ, चाइना वाली तो खैर बात होगी, तो ये सीज़ फायर आप क्या देखते हैं कि ये कुछ चलेगा? आसिफ मेरे ख्याल में चलेगा। मेरा ख्याल है 5-6 साल तो ये चलेगा। 5-6 साल बाद दोबारा कुछ हो सकता है और उस 5-6 साल में पता नहीं कितना पानी गुजर जाएगा, तो ये अच्छा तो चलेगा। एजाज़, मुझे ना, मैं एक बात सोच रहा था यार, हमारे जो लोग हैं ना बड़े डाढ़े हैं। देखें, इन्होंने ना, मुझे कल बड़ी मेरे लिए एक खुशगवार हैरत थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ा बोल्डली इसराइल के वज़ीर आज़म को कह रहा है कि बुलाओ अपने पायलट वापस, और ये कभी टोन हमने ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। नहीं, आज तो ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि जो इसराइल को आखिरी 2-3 दिन बड़ी मार पिटी है। आज तो उन्होंने ये भी कही है। मैं जब ये बात बाद में सोच रहा था, बीइंग जर्नलिस्ट, तो मेरे एक ख्याल में आई बात। मैंने कहा देखें, हमारे दोस्तों ने ट्रम्प साहब के दिमाग में कहीं ना कहीं नोबल इनाम का जो पौधा लगाया है ना, वो अब थोड़ी थोड़ी जड़ पकड़नी शुरू हो गया है। कि वो भी कहा कि पूरी दुनिया की मुखालफत में अकेला खड़ा हो जाता था अमेरिका इसराइल के साथ, और अब वो भी कुछ मिली जुली बातें करना शुरू हो गई। कहीं उनका भी जी चाहता है कि मुझे नोबल इनाम अगर मिल जाए तो कोई इसमें मजायका तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये जिसने भी ये तीर फेंका था अंधेरे में, गो के इसकी टाइमिंग के हवाले से इस पर बड़ी लेदे हुई। लेकिन अब जब मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात सुनता हूँ और पब्लिक बयानात सुनता हूँ, मीडिया पे वो जो आके कह रहे हैं, वो एक तासुर पैदा कर रहे हैं कि मैं नोबल इनाम का हकदार तो हूँ। मैंने तो अरबों लोगों की, पाकिस्तान इंडिया 2 एटमी ताकतों का कन्फ्लिक्ट भी रुकवाया, और अब चाइना के साथ, और ये जो मशरिक़ वुस्ता में हुआ है, ईरान वाला जो कज़िया था, ये जो जिसमें इसराइल ने एक जंग मुसल्लत की, उसमें वो गए भी और अब वो उसमें से अच्छे बच्चे बन के निकल भी आए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिसी में चेंज है, क्योंकि अगर आप ट्रम्प की नफ्सियात देखें तो आपको याद है कि वो जो बच्चे की वो जो फिल्म थी होम अलोन, उसमें उन्होंने टीम को कहा था कि आप मेरा कोई एक रोल, वो 7 सेकंड के रोल के लिए उन्होंने बड़ा अकोमोडेट किया था उनको। तो एक जाहिर है कि वो अपनी प्रोजेक्शन तो ट्रम्प भी चाहते हैं ना, है तो इंसान है। तो उनके दिमाग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये उस पौधे ने ना वो कौंपलें फूटनी शुरू हो गई हैं कि मैं नोबल इनाम के लिए कुछ स्ट्रगल करूँ। वरना अमेरिकन किसी प्रेसिडेंट ने हमारे होश में हमने नहीं सुना कि कोई कैटेगोरिकली बात इसराइल के बारे में की हो, या इस तरह से कहा हो कि पायलट वापस बुला लो और ख़बरदार अगर हमला किया। और आज जिस तरह कह रहे हैं कि उसे नुकसान भी, वो हमेशा इसराइल के साथ बड़ा अमेरिका का जो रहता था वो एक बहुत ही आइडियल रिलेशन होते थे। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ें